नहीं ना, मैंने किया था। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ईटीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये याद रखना, ये O2 पर चलता है एंड H2O का निर्माण करता है। मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? चीज़ों का डाइजेस्ट होता है, चीज़ें टूटती है, उसको मेटाबॉलिक कहते हैं हम लोग। कहाँ होता है ये याद रखो। देखो, एक ये है इनर मेम्ब्रेन और ये भी इनर मेम्ब्रेन है और ये है मैट्रिक्स। क्लियर है? ये इनर मेम्ब्रेन का स्पेस है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है क्या? कुछ ऐसा होता है। तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच में जहाँ लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ये कहाँ चल रहा है? यहाँ चल रहा है। क्लियर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे चल रहा है। क्लियर? याद रहेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे होता क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो आपको याद होगा जब हम लोगों ने इससे पहले जो साइकिल पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की बात करें तो ये याद रखना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की, NADH डिहाइड्रोजिनेज पढ़ा था हम लोगों ने। जब इस एंजाइम ने काम किया था तो क्या NADH2 बना था? बना था। अब ये NADH2 बना है तो इसके पास H+ आए हैं, आए हैं। और आपको याद होगा कि किसी के पास भी या तो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से ये जो इसके पास जो NADH2 आया, यानी इसके पास H तो है, अरे है या नहीं है? है। क्लियर है? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा यहाँ पे? FMN। क्लियर है? जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो FMN से क्या बनेगा यहाँ पे? FeS, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन तो ये ट्रांसफ़र हुआ, देखो नाम ही है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ये साथ में जो है याद रखना, ये प्रोटॉन यानी कि H+ का भी क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये H+ भी कहाँ पहुँच जाएंगे? ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुँच जाएंगे। 4H हो गए यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं Fe के पास में इलेक्ट्रॉन आया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ये UQ को। UQ की बात करते हैं तो ये याद रखना है, ये कहाँ से आया है? ये आपको याद रखना है अपचयी समतुल्य। ये अपचयन को संतुल्य बनाने के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होते रहता है, इसलिए यहाँ आया है। FADH2 द्वारा प्राप्त हुआ है ये कॉम्प्लेक्स सेकंड से। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। FADH2 से ये आपको मिला हुआ है। इसका नाम क्या है? UB क्यूनोन। ठीक है, UB क्यूनोन है। अब ये UB क्यूनोन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? UQH2 को। क्लियर है यहाँ तक के? अब इसका अपचयन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं, जब इसका अपचयन होगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? किसको दिया? साइटोक्रोम B को। क्लियर है? साइटोक्रोम B से कहाँ गया? FeS के पास। FeS से कहाँ गया? साइटोक्रोम C1 के पास। इतनी बात समझ में आई क्या? ये याद रखना है, यहाँ से ये चीज़ें उल्टी गई है। कैसी उल्टी गई है? पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पढ़ा, अब क्या है? कॉम्प्लेक्स थर्ड है। थर्ड है, लेकिन सेकंड नीचे दिया है, तो पहले इसको पढ़ना है हमको। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई ना? अब देखो सेकंड की बात करते हैं। सक्सीनेस डिहाइड्रोजिनेस पढ़ा था हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल में। जब ये बना था तो इसको हम लोग कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड। और यहाँ पे सक्सीनेट से क्या बना था? हमारा फ्यूमरेट बना था। क्लियर है? और जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना था तो हमारे पास आ गया था FAD। क्लियर है? हमारे पास में FAD था, तो FAD से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? FeS, यहाँ से UQ और यहाँ से फिर UQH2। जो ऊपर जैसा हुआ है ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास जाएंगे, वहाँ से फिर वही वाला पाथवे जो पहले बताया था, FeS और FeS से कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम C1। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ,
लेकिन मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पे इनके पास और क्या है, हाइड्रोजन भी तो है। तो ये अपना हाइड्रोजन, ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, ये कहाँ पहुँचा देंगे, मैट्रिक्स में पहुँचा देंगे। मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स नहीं है वो, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्लियर है, वहाँ पे पहुँचा दिया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पहुँच गए ना, सॉरी प्रोटॉन पहुँच गए। अब हम फिर से इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ये यहाँ से किसको देगा, साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फिर साइटोक्रोम C से होते हुए ये कहाँ आएगा, ये याद रखना, ये आता है CuA यानी कि कॉपर A, क्लियर है। कॉपर A से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम से फिर A3 और A3 से कॉपर B। इतनी चीज़ समझ में आई। जैसे ये होगा तो हम लोग बात करते हैं 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधा O2 प्लस 2 क्या है हमारे पास में, H प्लस है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये अंतिम हाइड्रोजन ग्राही होते हैं। यहाँ से ये क्या बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा, H2O। जैसे 2H प्लस है और हाफ क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों जो है रिएक्ट करेंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, H2O यानी वाटर बन जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं, वाटर बन गया तो यहाँ पे ये जो H प्लस है इधर साइड 2H प्लस है, ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे साइटोक्रोम, सॉरी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये चले गए। इतनी प्रोसेस आ गई समझ में। अब ये देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने जो हाफ ऑक्सीजन की बात करी, ये कौन सा होता है, ये कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज यहाँ पे काम करता है। ऑक्सीडेज जब भी काम करेंगे आपको पता है क्या होगा, ऑक्सीजन टूटेंगी, क्लियर है। तो ये याद रखना, इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या क्या देखने को मिला, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 और 2 तांबा केंद्र देखने को मिले आपको, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम B। ये देखो यहाँ पे साइटोक्रोम A और ये साइटोक्रोम B, क्लियर है यहाँ तक के। चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। अब लास्ट चीज़ हम लोगों को देखना है जिसके लिए हम लोगों ने इसको पढ़ा है, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, H प्लस इधर है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, हमने बहुत सारी जमा कर ली इस साइड तो है नहीं। तो इधर कैसा है, लो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस की। तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे पास में एक पंप होता है, कौन सा, F0 F1 पंप। यहाँ पे ATP सिंथेटेज एंजाइम काम करता है। अब ये जैसे ही H इधर आएंगे, जिसको प्रोटॉन प्रवणता कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन प्रवणता किधर जाती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जैसे ही जाएंगी तो ये ADP प्लस PI से क्या बनेगा, ATP। तो यही तो बनाना चाह रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। हम लोग क्यों कर रहे थे, हमको लास्ट प्रोडक्ट क्या चाहिए था, ATP चाहिए था, क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो हमारा ATP बन गया। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पंप काम करेगा तो याद रखना, एक ATP इक्वल टू कितने पंप लगेंगे, आप ये कितने H प्लस लगेंगे, 2H प्लस पंप। मतलब जब 2H प्लस को पंप किया जाएगा तो एक ATP बनेंगे। और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, जब 3H प्लस को पंप करेंगे तो कितने बनेंगे, एक ATP बनेंगे, क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे श्वसनीय संतुलन चार्ट है हमारे पास में, ठीक है। तो इस चार्ट की बात करें हम लोग तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से कितने ATP बनते हैं, 36 ATP। क्या पहले देख चुके हैं, हाँ। ये लिखा भी हो, सभी पाथवे एक साथ कार्य करेंगे तो। हाँ, और एक चीज़ ये याद रखना, मतलब ये हम लोगों ने पढ़ा है अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा फिर क्रेब्स चलेगा, ये वो सब एक साथ होते हैं, क्लियर है। हमारी बॉडी में सारे साइकिल एक साथ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, एक तो है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी अपचयन, एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की, इसमें सिंथेसिस होती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या होता क्या है कैटाबॉलिज्म, यानी क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से एनर्जी निकलती है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पदार्थ जो होते हैं उससे एनर्जी निकालते हैं। अपचय की बात करें तो जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, यानी जो छोटे सब्सटेंस होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बनाते हैं, क्लियर है। यानी छोटे अणुओं को किस में परिवर्तित करते हैं, बड़े अणुओं में, क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
देखो हमारे पास में 3 चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं हालांकि हम लोग, फैट, ग्लूकोज और प्रोटीन। क्या ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं हम लोग? क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट ही है वो। तो हम लोग बात करते हैं जब भी फैट टूटेगा ना तो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा। क्लियर है। प्रोटीन जब भी काम करेगा तो यहाँ पे एक काम, प्रोटीन की बात करें तो एक एंजाइम काम करेगा, कौन सा? प्रोटीएज। जैसे ही काम करेगा ये किस में टूटेगा? एमिनो एसिड। ठीक है, इसका विअमीनीकरण होगा। विअमीनीकरण का मतलब एमिनो एसिड फिर से टूटेगा तो किस में टूट जाएगा? ये पायरुविक एसिड में। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है ग्लूकोज जब भी टूटेगा ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा किस में बनेगा? वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सब जब पायरुवेट में कन्वर्ट हुए तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, फिर यहाँ पे ये किस में परिवर्तित होगा? मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम किस में जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। सिट्रेट बनता है। क्लियर, यहाँ से CO2 निकलती है, H2O निकलती है, क्रेब्स साइकिल हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये इसमें ये होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम लोग बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ से, 1 मिनट देखो। तो हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं RQ, यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, यानी सांस गुणांक, ससुर गुणांक। ये क्या है? सांस गुणांक है, ससुर गुणांक नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं RQ। RQ होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, यानी मुक्त हुई CO2 का आयतन और उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। देखो ऑक्सीजन हम लोग उपयोग में लाएंगे और CO2 क्या होंगी? बाहर निकलेंगे, तो उसका आयतन क्या होगा? तो हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसका RQ कितना होगा? 1। ठीक है, इसके बाद फैट और प्रोटीन की बात करते हैं तो इसका RQ कितना होता है? <1। आपको सिर्फ यही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आया था। क्लियर है, डायरेक्ट ये रिजल्ट है, कैसे आया वो छोड़ दो तुम। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है? 1, और फैट और प्रोटीन का <1 यानी 1 से कम। क्लियर है, 1 से कम अगर परफेक्ट देखा जाए तो फैट का कितना होता है? 0.7 और प्रोटीन का 0.9। क्लियर है, तो ये याद रखना। ये देखो ये लिखा है कि यहाँ पे CO2 जो है वो O2 से क्या होंगी? कम, और यहाँ पे CO2 और O2 इक्वल टू है, बराबर है। यहाँ फैट की बात करें तो यहाँ पे वसा अम्ल काम करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे ट्राइपामार्टिन के रूप में ये उपयोग होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग, देखो तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को करके बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? HO6 प्लस CO2 सॉरी 6O2। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O और कुछ ऊर्जा निकलेंगी। तो RQ की बात करें कितने CO2 लगे? ऑक्सीजन इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट हो तुम लोग, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे तो मैंने तुमसे पूछना चाहिए। चलो इसके बाद बात करते हैं फैट की। हम लोगों ने बोला था कौन सा अम्ल यहाँ पे काम करेगा? ट्राइपामार्टिन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है C51H98 प्लस कितनी ऑक्सीजन लग जाएंगी? 145। हाँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हमको जितनी आती है उतनी इंग्लिश यूज़ कर लेते, बाकी सब हिंदी। 102 CO2 और इसका 98 यानी 98 H2O और कुछ ऊर्जा निकलेंगी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे RQ निकालेंगे 102 CO2 अपॉन 145 45 CO2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7। क्लियर है, तो आज की सभा यहीं पे बर्खास्त की जाती है। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। सुंदर सी तुम्हारी फ़ोटो बनाऊँगा मैं सेलिब्रेशन के लिए। ये तुम्हारा दिल, ये तुम्हारे हाथ, 2 बना देता हूँ इधर ही में, इधर जगह नहीं है, इधर ही दोनों बना दिए। और यहाँ पे चैप्टर एंड। चलो थैंक यू।